नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और भारतीय जनता पार्टी कोई वक्त गंवाना नहीं चाहती। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने प्लान यूपी पर काम करना शुरू कर दिया है। सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बूथ लेवल पर जनसंपर्क भी शुरू हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया है। 39 मंत्री, कैबिनेट के जो मंत्री हैं, यानी उसमें कुछ जो मंत्री वो भी शामिल हैं जिनके प्रमोशन हुए हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे और ये जन आशीर्वाद यात्रा 39 मंत्री 39 जगहों पर जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं कि इसमें 28 जिलों को कवर किया जाएगा। 19,567 किलोमीटर की ये यात्रा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि आप 14 अगस्त तक जो काम करना है वो कर लें, उसके बाद फुर्सत नहीं मिलेगी। आप अपने अपने इलाकों में जाएं, लोगों से मिलें, जनसंपर्क करें, उनकी मुश्किलात हल करें, उनको सुनें कि क्या किया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश में कोई चांस लेना नहीं चाहती है। हालांकि अभी भारतीय जनता पार्टी को विरोधियों से ऐसी चुनौती नहीं है, क्योंकि मैं बताता हूं आपको, भले ही उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने हाल ही में ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए थे कुछ शहरों में और ब्राह्मणों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। 2007 की तरह उनको लगता था कि हम ब्राह्मणों को एक सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपनी ओर कर लेंगे, तो शायद वो तो इनका बीएसपी का चला जो ब्राह्मण सम्मेलन, लेकिन अभी तक मायावती इससे एकदम पुरुम्मीद नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अब हालात बदल गए हैं। 2007 के बाद अब ये 2021 चल रहा है और इस बीच गंगा और जमुना में काफ़ी पानी बह चुका है, तो मायावती कंफर्टेबल नहीं है इसलिए। और दूसरा ये कि अखिलेश यादव ने भी साइकिल यात्रा निकाली थी अब से 10 दिन पहले। साइकिल यात्रा निकालने के बाद वो भी लगता है गहरी नींद में सो गए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी कोई चुनौती अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इन 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का मतलब ये है कि इसमें जहाँ जहाँ ओवैसी के उम्मीदवार खड़े होंगे वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ हो सकता है। ओवैसी खुद को एक बड़ा लीडर मुसलमानों का मानते हैं, ये खुद मानते हैं, भले ही मुसलमान उन्हें अपना लीडर न मानते हों। जाहिर बात है उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान वोटर है, खासतौर से MY समीकरण, यादव और मुस्लिम समीकरण, तो ये लगातार ये समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा है और वो भी नहीं चाहेंगे कि ओवैसी उनके आसपास फटकें। अच्छा, बीच में जिस तरह से OBC के आरक्षण को लेकर था, तो मेडिकल परीक्षाओं में ख़ास तौर से ये जिस तरह से आरक्षण दिया गया 27%, उससे भी। और दूसरा ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जब फेरबदल हुआ उसमें भी बहुत से जो मंत्री बनाए गए वो OBC कैटेगरी के थे, उनको शामिल किया गया। तो अभी तक क्या होता था कि OBC का जब नाम आता था केवल यादवों का और एक दो जातियों का और आता था। अब इसमें जो OBC का जो आरक्षण है वो सभी को मिलेगा। बहुत सारे जो वर्ग आते हैं OBC में, बैकवर्ड में, उन सबको मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो ये अखिलेश यादव है और ये मायावती, मतलब जो जातिवाद की राजनीति करने वाले जो दल हैं, उनको बहुत करारा झटका लगा है, क्योंकि मोदी जी ने इस बार केंद्रीय मतलब हमारी सरकार ने, NDA सरकार ने उनको इसी भाषा में जवाब देने की कोशिश की है। अब ये जन आशीर्वाद यात्राएं जो निकाली जा रही हैं, ये अभी शुरू होगी, मतलब अभी ये शुरू होनी है 16 तारीख से, इसके लिए तैयारी चल रही है। तो कहीं ना कहीं अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों कर रही है बीजेपी? इसलिए कर रही है क्योंकि ये एक एक्सरसाइज है। अभी 7-8 महीने बाकी हैं, इससे पहले एक एक्सरसाइज कर रही है बीजेपी। जो कार्यकर्ता, जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं या जो भी वर्कर है ज़िले में और जहाँ जहाँ है गाँव में, एक तरह से उनको एक यूनाइटेड करने की कोशिश है और उनमें एक प्राण फूंकने की कोशिश है, उनमें एक ऊर्जा का संचार करने की कोशिश है कि वो कहीं लेथार्जिक न हो जाएं, वो अपने अपने ज़िलों में काम करना शुरू कर दें, अपने अपने गांव में जाएं, अपने अपने बूथ पर जाएं और लोगों की समस्याएं सुनें। तो कहने का मतलब ये है
कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से अपने ये एक एक्सरसाइज शुरू कर दी है और वहाँ वो जाएंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी कोई चांस लेना नहीं चाहती है, क्योंकि देखिए, अगर वैसे तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, इस तरह से जो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इसमें अभी 2022 का, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो विरोधी दल है उनके सामने भी, एक विपक्षी दल है जो, उनके सामने भी ये स्थिति है, क्योंकि वो अब ये 2017 वाली स्थिति अब उत्तर प्रदेश में नहीं रह गई है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो कहीं ना कहीं योगी जी का जो वर्क है वो ज़मीन पर दिख रहा है। और ख़ासतौर से जिस तरह से उन्होंने यूपी में जो गुंडे माफियाज जो हैं उनके खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया है, उससे ये लोग कहीं ना कहीं घबरा गए हैं। अभी बीच में बीजेपी से एक गलती ये हुई है कि जब उन्होंने एक जितेंद्र बबलू, जो कि अयोध्या से था, विधायक रहा, जो उसको इन्होंने बीजेपी में शामिल कर लिया था, उसका बड़ा विरोध हुआ और उसके बाद अगले ही दिन उसको पार्टी से निकाल दिया गया। रीता बहुगुणा जोशी ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस से बीजेपी में आई हैं और जितेंद्र बबलू पर आरोप है कि उसने रीता बहुगुणा जोशी के घर में आग लगा दी थी। तो उसका बड़ा विरोध हुआ और एक माहौल जो चल रहा था उत्तर प्रदेश में कि कहीं ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है, इस तरह का एक नैरेटिव चल रहा था। तो उसको पार्टी से निकाले जाने के बाद अब ये स्थिति बीजेपी के लिए एक बड़ी सहायक है कि तुरंत इस पर एक्शन लिया गया, तुरंत कार्रवाई की गई। तो ये भी कहीं ना कहीं अब जो स्थिति बन रही थी वो भी अब काफ़ी पलट गई है। तो अपनी ताकत को तौलने के लिए और अपने वर्कर हैं उनको मोटिवेट करने के लिए अभी से भारतीय जनता पार्टी ने ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है। अब इस जन आशीर्वाद निकालने वाले हैं, अभी निकाली नहीं है। तो इस जन आशीर्वाद यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों का, स्थानीय लोगों का, जहाँ जहाँ वो जाएंगे उनका कितना समर्थन मिलता है, ये बताने की, ये देखने की ज़रूरत होगी कि कितना उनको समर्थन इसका मिलता है। लेकिन अपनी ओर से बीजेपी ये काम कर रही है। और जहाँ तक विपक्षी दलों का सवाल है, तो उनके पास अभी तक भारतीय जनता पार्टी के विरोध के अलावा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी के या नरेंद्र मोदी के विरोध के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और खाली एक दलित कार्ड को लेकर वो लोग चल रहे थे। अभी मंडल कमंडल का फिर से चल रहा था कि जो भारतीय जनता जो विपक्ष है वो फिर से मंडल की राजनीति को सामने ला रहा था, जबकि कहीं ना कहीं मंडल की राजनीति खत्म हो गई। मंडल अब कमंडल में चला गया है और इसको फिर से एक बार भुनाने की कोशिश की जा रही थी जब से ओबीसी के आरक्षण का ऐलान किया है हमारी सरकार ने। तो पता नहीं ये अभी कितना आगे जाएगा या इसका कितना, अभी इस पर और क्या क्या होने वाला ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अभी 7-8 महीने बाकी हैं। ये देखा जाना बहुत दिलचस्प होगा कि विपक्ष कितना दबाव बना पाता है और भारतीय जनता पार्टी की जो ये जन आशीर्वाद यात्रा है ये क्या रंग लाती है, यानी कि पब्लिक का कितना आशीर्वाद बीजेपी को मिलता है, ये वक्त बताएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।